नमस्ते दोस्तों। नरेशन चेंज एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर हमें कंफ्यूज करता है ना? लेकिन अब नहीं। इस वीडियो में हम नरेशन चेंज के हर पहलू को बारीकी से देखेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अंत तक आप नरेशन चेंज के मास्टर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि नरेशन आखिर होता क्या है। नरेशन का सीधा सा मतलब है किसी कहानी या घटना को बताना, और विशेष रूप से यह उस तरीके को संदर्भित करता है जिससे हम किसी और की कही हुई बात को रिपोर्ट करते हैं या बताते हैं। किसी भी वाक्य को पढ़ने और लिखने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन। इसमें हम किसी की बात को बिल्कुल वैसे ही बताते हैं जैसे उसने कही थी, बिना कोई बदलाव किए। और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन या अप्रत्यक्ष कथन। इसमें हम किसी की बात को अपने शब्दों में बदलकर बताते हैं, सीधे सीधे नहीं कहते। जैसे अगर हम कहते हैं शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, यानी उसने कहा मैं बाजार जा रही हूं। यह है हमारा डायरेक्ट नरेशन। यह हमने उसकी बात को हूबहू इनवर्टेड कॉमाज में रखा है। और इसी बात को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो यह कुछ यूं होगा, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, यानी उसने कहा कि वह बाजार जा रही थी। यह आपने देखा, हमने आई एम को शी वॉज में बदल दिया और दैट का प्रयोग किया। यह है नरेशन चेंज का मूल विचार। नरेशन चेंज को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला और सबसे आम शब्द है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब वो क्रिया होती है जो किसी और के भाषण या विचार को रिपोर्ट करती है, यानी बताती है। यह सबसे सामान्य और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द है। इसके कुछ उदाहरण हैं। सेड कहा, टोल्ड बताया, आस्क्ड पूछा, रिप्लाइड जवाब दिया, कमांडेड आदेश दिया, सजेस्टेड सुझाव दिया, इंक्वायर्ड पूछताछ की, एक्सक्लेम्ड आश्चर्य से कहा। ये सभी क्रियाएं हमें बताती हैं कि वक्ता ने क्या और किस तरह कहा। अब दूसरा शब्द है इंट्रोडक्टरी वर्ब। यह शब्द इस बात पर जोर देता है कि क्रिया रिपोर्ट किए गए भाषण को परिचय देती है या शुरू करती है। इसे अक्सर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, यानी ये दोनों शब्द अक्सर एक ही अर्थ में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण वाक्यांश है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यह शब्दावली आम उपयोग में थोड़ी कम सटीक है जब हम मुख्य क्रिया की बात करते हैं जो रिपोर्ट किए गए क्लॉज को शुरू करती है। हालांकि तकनीकी रूप से इसका मतलब हो सकता है, पहला स्वयं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी वह क्रिया जो रिपोर्ट कर रही है, और दूसरा कम सामान्यतः रिपोर्ट किए गए क्लॉज के अंदर की क्रिया, जैसे ही सेड दैट ही वॉज गोइंग, उसने कहा कि वह जा रहा था, में वॉज गोइंग ही वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच है, यानी जो बात कही गई है उसके अंदर की मुख्य क्रिया। अंग्रेजी व्याकरण में वाक्यों को मुख्य रूप से दो तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके कार्य वे क्या करते हैं के अनुसार, और उनकी संरचना वे कैसे बने हैं के अनुसार। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकारों पर ध्यान देंगे। ये किसी वाक्य के भीतर क्लॉज, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की संख्या और प्रकार का वर्णन करते हैं। सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंगल सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है, यानी वह अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है। उदाहरण, द कैट स्लेप्ट, बिल्ली सो गई।
यह एक पूरा विचार है और इसमें एक ही कर्ता सब्जेक्ट कैट और एक ही क्रिया वर्ब स्लेप्ट है। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इन्हें आमतौर पर फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या सेमीकोलन द्वारा जोड़ा जाता है। उदाहरण, शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड देन शी वॉच्ड टीवी। उसने अपना होमवर्क पूरा किया और फिर उसने टीवी देखा। यहां शी फिनिश्ड हर होमवर्क और देन शी वॉच्ड टीवी दोनों स्वतंत्र क्लॉज हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जटिल वाक्य, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक पूर्ण विचार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता, उसे मुख्य क्लॉज की आवश्यकता होती है। उदाहरण, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। क्योंकि बारिश हो रही थी, हम अंदर ही रहे। यहां वी स्टेड इनसाइड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग डिपेंडेंट क्लॉज है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस संयुक्त जटिल वाक्य, यह कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों वाक्यों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। उदाहरण, ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई वेंट टू द पार्टी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। हालांकि मैं थका हुआ था, मैं पार्टी में गया और मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। यहां आई वेंट टू द पार्टी और आई हैड अ ग्रेट टाइम इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ऑल्दो आई वॉज टायर्ड डिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम बात करेंगे कार्य फंक्शन के आधार पर वाक्यों के प्रकारों की। इसमें सबसे पहला और मूलभूत प्रकार है असर्टिव सेंटेंस, जिसे डेक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार के वाक्य होते हैं। कार्य उद्देश्य, एक एसेटिव सेंटेंस का मुख्य कार्य कोई कथन देना, किसी तथ्य की पुष्टि करना या किसी राय को व्यक्त करना होता है। ये सीधे सादे बयान होते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस हमेशा एक पूर्ण विराम फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व से उगता है। यह एक तथ्य बताता है। आई बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरा मानना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यह एक राय व्यक्त करता है। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। वह अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई कर रही है। यह एक स्थिति या कार्य का बयान है। ये सभी वाक्य सीधे सादे कथन हैं और जानकारी देते हैं। कार्य के आधार पर वाक्यों के प्रकारों में अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। कार्य उद्देश्य, एक इंपेरेटिव सेंटेंस कोई आदेश, निर्देश, अनुरोध या निषेध किसी चीज को करने से रोकना देता है। इसमें अक्सर यू, आप, तुम सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है, जिसे बोला नहीं जाता लेकिन समझा जाता है। जैसे दरवाजा बंद करो में तुम छिपा है। एक हल्के या विनम्र आदेश अनुरोध के लिए यह एक पूर्ण विराम फुल स्टॉप के साथ समाप्त होता है और एक जोरदार या सशक्त आदेश के लिए यह एक विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। यह एक आदेश, कमांड है। प्लीज पास मी द सॉल्ट, कृपया मुझे नमक पास करें। यह एक अनुरोध, रिक्वेस्ट है। डू नॉट टच दैट वायर, उस तार को मत छूना। यह एक निषेध, प्रोहिबिशन है। बी केयरफुल, सावधान रहें। यह एक निर्देश या चेतावनी, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग है। ये सभी वाक्य किसी को कुछ करने या न करने के लिए कहते हैं। कार्य के आधार पर वाक्यों के प्रकारों की इस कड़ी में
हमारा अगला प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मुख्य उद्देश्य कोई प्रश्न पूछना होता है। ये सीधे सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा एक प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। What is your name? आपका नाम क्या है? यह व्यक्ति के नाम के बारे में जानकारी पूछ रहा है। Are you coming to the party? क्या आप पार्टी में आ रहे हैं? यह हां या ना में जवाब वाला प्रश्न है। Did he finish his work? क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया? यह भी एक हां या ना में जवाब वाला प्रश्न है, जो पिछली क्रिया के बारे में पूछ रहा है। ये सभी वाक्य सीधे प्रश्न पूछते हैं। कार्य के आधार पर वाक्यों के प्रकारों की सूची में हमारा अगला प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस किसी इच्छा, प्रार्थना, तीव्र इच्छा या अभिशाप, शाप को व्यक्त करता है। ये वाक्य अक्सर मे या वुड दैट से शुरू होते हैं, जो किसी विशेष परिणाम की कामना या इच्छा को दर्शाते हैं। ये वाक्य अक्सर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं या कभी-कभी एक पूर्ण विराम, फुल स्टॉप के साथ भी समाप्त हो सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों। यह एक आशीर्वाद या शुभ कामना है। वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। यह एक ऐसी इच्छा व्यक्त करता है जो असंभव है, यानी यह काल्पनिक है। ओ दैट आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स, काश मैंने अपने माता पिता की बात मानी होती। यह पिछले पछतावे या तीव्र इच्छा को दर्शाता है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। यह एक प्रार्थना या शुभ कामना है। ये सभी वाक्य किसी की भावना या उम्मीद को व्यक्त करते हैं। कार्य के आधार पर वाक्यों के प्रकारों की हमारी सूची में अंतिम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मजबूत भावनाओं, अचानक आई फीलिंग्स, आश्चर्य, उत्साह, गुस्सा या दर्द को व्यक्त करता है। ये वाक्य किसी तीव्र भावना को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वाक्य अक्सर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ समाप्त होते हैं, लेकिन कभी-कभी एक पूर्ण विराम, फुल स्टॉप के साथ भी समाप्त हो सकते हैं, खासकर जब भावना थोड़ी कम तीव्र हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। What a beautiful goal! कितना शानदार गोल! यह आश्चर्य या प्रशंसा व्यक्त करता है। हाउ वंडरफुल! कितना अद्भुत! यह भी आश्चर्य या खुशी दर्शाता है। Alas, he is no more! अफसोस, वह अब नहीं रहे। यह गहरा दुख या शोक व्यक्त करता है। Oh dear, I forgot my keys! हे भगवान, मैं अपनी चाबियां भूल गया। यह निराशा या अचानक एहसास को दर्शाता है। ये सभी वाक्य किसी न किसी तीव्र भावना को उजागर करते हैं। अब हम नरेशन चेंज के सामान्य नियमों की ओर बढ़ते हैं। ये वे आधारभूत परिवर्तन हैं जो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय होते हैं। सबसे पहला नियम है पुरुष में परिवर्तन, चेंज ऑफ पर्सन। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, यह शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है काल में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस। इसमें रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का काल कैसे बदलता है, इसकी जानकारी दी जाती है, खासकर जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और तीसरा है अन्य पार्ट्स और ऑफ स्पीच में परिवर्तन, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें समय, स्थान
और दूरी बताने वाले शब्दों में होने वाले बदलाव शामिल हैं, जैसे आज का उस दिन में बदलना। इन तीनों नियमों को हम आगे विस्तार से समझेंगे। नरेशन चेंज के सामान्य नियमों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है चेंज ऑफ पर्सन। यह वो नियम है जो हमें बताता है कि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मौजूद प्रोनाउन यानी व्यक्ति इन डायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के व्यक्तियों को SON फॉर्मूला के आधार पर बदलना चाहिए। यह SON फॉर्मूला नरेशन चेंज का आधार है। यहां S का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता। O का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म। और N का मतलब है नॉन, नन यानी कोई बदलाव नहीं। अब इस फॉर्मूले को कैसे लागू करते हैं यह समझते हैं। पहला नियम फर्स्ट पर्सन, जैसे आई, मैं, वी, हम, माई, मेरा, आवर, हमारा आदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार बदलता है। यानी अगर बाहर का सब्जेक्ट ही है तो आई भी ही बन जाएगा। दूसरा नियम सेकंड पर्सन, जैसे यू, तुम, आप, योर, तुम्हारा, आपका आदि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार बदलता है। अगर बाहर का ऑब्जेक्ट मी है तो यू भी आई बन जाएगा। और तीसरा नियम थर्ड पर्सन, जैसे ही, वह, शी, वह, इट, यह, दे, वे, हिम, उसे, हर, उसे, देयर, उनका, हिज, उसका आदि में कोई बदलाव नहीं होता है। यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन वैसा ही रहता है। यह SON फॉर्मूला नरेशन चेंज में प्रोनाउन बदलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। आइए अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को व्यवहार में देखते हैं कि कैसे प्रोनाउंस सर्वनाम बदलते हैं। हमारा पहला उदाहरण है डायरेक्ट। ही टोल्ड मी आई शैल डू माई वर्क। उसने मुझसे कहा मैं अपना काम करूंगा। यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई फर्स्ट पर्सन है। हमारे SON फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट पर्सन बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बाहर सब्जेक्ट है ही, तो आई बदलकर ही हो जाएगा। माई जो आई से संबंधित है बदलकर हिज हो जाएगा। शैल बदलकर वुड हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क। उसने मुझसे कहा कि वह अपना काम करेगा। अगला उदाहरण डायरेक्ट। ही टोल्ड मी यू शुड डू योर वर्क। उसने मुझसे कहा तुम्हें अपना काम करना चाहिए। इस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू सेकंड पर्सन है। SON फॉर्मूले के अनुसार सेकंड पर्सन बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। बाहर ऑब्जेक्ट है मी, तो यू बदलकर आई हो जाएगा और योर जो यू से संबंधित है बदलकर माई हो जाएगा। शुड में कोई बदलाव नहीं होता। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट आई शुड डू माई वर्क। उसने मुझसे कहा कि मुझे अपना काम करना चाहिए। और अब तीसरा उदाहरण डायरेक्ट। ही टोल्ड मी ही विल डू हिज वर्क। उसने मुझसे कहा वह अपना काम करेगा। यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही थर्ड पर्सन है। SON फॉर्मूले के अनुसार थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं, नन होता। हिज भी थर्ड पर्सन है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। विल बदलकर वुड हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा इनडायरेक्ट। ही टोल्ड मी दैट ही वुड डू हिज वर्क। उसने मुझसे कहा कि वह अपना काम करेगा। इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि SON फॉर्मूला कैसे काम करता है और नरेशन चेंज में व्यक्तियों का परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों,
नरेशन चेंज में कुछ विशेष प्रकार के वाक्यों के उदाहरण भी देखने जरूरी हैं, खासकर जब वाक्य में किसी को सीधे संबोधित किया गया हो या वह आज्ञात्मक हो। आइए इन उदाहरणों को समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है डायरेक्ट। शी विस्पर्ड, डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस प्रिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, किसी को इसके बारे में मत बताना प्रिया। यहां प्रिया को सीधे संबोधित किया गया है और यह एक नकारात्मक आदेश है। इनडायरेक्ट स्पीच में संबोधन वाले शब्द को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। विस्पर्ड के साथ टू प्रिया जोड़ा जाएगा और नकारात्मक आदेश डोंट टेल को नॉट टू टेल में बदला जाएगा। दिस बदलकर दैट हो जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। शी विस्पर्ड टू प्रिया नॉट टू टेल एनीवन अबाउट दैट। उसने प्रिया से फुसफुसाते हुए कहा कि वह किसी को उसके बारे में न बताए। अगला उदाहरण डायरेक्ट। द कोच येल्ड, रन फास्टर टीम। कोच चिल्लाया, तेज दौड़ो टीम। इस वाक्य में टीम को सीधे संबोधित किया गया है और यह एक आदेश है। इनडायरेक्ट स्पीच में टीम को येल्ड के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और आदेश रन फास्टर को टू रन फास्टर में बदला जाएगा। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। इनडायरेक्ट। द कोच येल्ड एट द टीम टू रन फास्टर। कोच ने टीम को तेज दौड़ने का आदेश दिया। और अब तीसरा उदाहरण डायरेक्ट। माई मॉम ऑलवेज सेज, बी काइंड टू एवरीवन माई चाइल्ड। मेरी मां हमेशा कहती हैं, सबके प्रति दयालु रहो मेरे बच्चे। इस वाक्य में माई चाइल्ड संबोधन है और यह एक सलाह या निर्देश है। सेज को टेल्स में बदल दिया जाएगा क्योंकि यहां एक ऑब्जेक्ट हर चाइल्ड है। माई चाइल्ड को हर चाइल्ड में बदल दिया जाएगा और बी काइंड को टू बी काइंड में, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। इनडायरेक्ट। माई मॉम ऑलवेज टेल्स हर चाइल्ड टू बी काइंड टू एवरीवन। मेरी मां हमेशा अपने बच्चे से कहती हैं कि सबके प्रति दयालु रहें। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कैसे संबोधन और आज्ञात्मक वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतरित किया जाता है। दोस्तों, नरेशन चेंज के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ और विविध उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण न केवल चेंज ऑफ पर्सन को दर्शाते हैं, बल्कि टेंस और अन्य विशेष प्रकार के वाक्यों में होने वाले बदलावों को भी स्पष्ट करेंगे। हमारा पहला उदाहरण है डायरेक्ट। ही मटर्ड, आई कांट बिलीव आई फॉरगॉट दैट माई सेल्फ। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वह भूल गया, मैंने खुद ही। यहां आई फर्स्ट पर्सन है जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ही के अनुसार ही में बदल जाएगा। माई सेल्फ बदलकर हिमसेल्फ हो जाएगा। कांट बिलीव प्रेजेंट टेंस, कुडंट बिलीव पास्ट टेंस में बदल जाएगा और फॉरगॉट सिंपल पास्ट, हैड फॉरगॉटन पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। He muttered to himself that he couldn't believe he had forgotten that. उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भूल गया था। अगला उदाहरण डायरेक्ट। She said, "Let's go for a walk." उसने कहा, चलो टहलने चलते हैं। यह एक सुझाव है। लेट्स वाले वाक्य सुझाव व्यक्त करते हैं। ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सजेस्टेड में बदला जाता है और दैट के साथ शुड का प्रयोग होता है। इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। शी सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। उसने सुझाव दिया कि उन्हें टहलने जाना चाहिए। और अब तीसरा उदाहरण डायरेक्ट। ही सेड, व्हाट अ ब्यूटिफुल गोल। उसने कहा, कितना शानदार गोल। यह एक विस्मयादिबोधक वाक्य है
जो प्रशंसा या आश्चर्य व्यक्त कर रहा है। ऐसे वाक्यों में सेड को एक्सक्लेम्ड, आश्चर्य से कहा, में बदला जाता है और दैट के बाद वाक्य को एक साधारण कथन के रूप में लिखा जाता है जिसमें व्हाट ए जैसे शब्दों को वेरी या ग्रेट से बदल दिया जाता है। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गोल। उसने आश्चर्य से कहा कि वह एक बहुत ही सुंदर गोल था। इन उदाहरणों से आपको विभिन्न प्रकार के नरेशन चेंज नियमों की बेहतर समझ मिलेगी। दोस्तों, नरेशन चेंज में सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर भ्रमित करने वाला नियम है काल में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस। इसे बैकशिफ्ट का नियम भी कहते हैं। यह नियम तब लागू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी वाक्य को रिपोर्ट करने वाली क्रिया भूतकाल पास्ट टेंस में हो, जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड आदि। ऐसे में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का काल टेंस बदल जाता है। आइए इस टेबल को ध्यान से समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता है। ये दोनों टेंसेस इनडायरेक्ट स्पीच में वैसे ही रहते हैं। फ्यूचर जब विल का उपयोग हो, कंडीशनल टेंस में बदल जाता है, यानी विल बदलकर वुड हो जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब विल बी का उपयोग हो, कंडीशनल कंटिन्यूअस में बदल जाता है, यानी विल बी बदलकर वुड बी हो जाता है। यह बैकशिफ्ट का नियम नरेशन चेंज में काल को सही ढंग से बदलने के लिए बेहद जरूरी है। पिछली स्लाइड में हमने काल टेंस में परिवर्तन के नियमों की सारणी देखी थी। अब आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय वाक्य का काल टेंस बैकशिफ्ट होता है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट में बदलना। डायरेक्ट, ही सेड आई एम हैप्पी। उसने कहा मैं खुश हूं। यहां रिपोर्टेड स्पीच में एम हैप्पी सिंपल प्रेजेंट में है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। उसने कहा कि वह खुश था। एम बदलकर वॉज हो गया, यानी सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना। डायरेक्ट, शी सेड आई एम वॉचिंग टीवी। उसने कहा मैं टीवी देख रही हूं। यहां एम वॉचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वॉज वॉचिंग टीवी। उसने कहा कि वह टीवी देख रही थी। एम वॉचिंग बदलकर वॉज वॉचिंग हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा उदाहरण, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदलना। डायरेक्ट, दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। उन्होंने कहा हमने अपना काम खत्म कर लिया है। यहां हैव फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट में है। इनडायरेक्ट, दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया था। हैव फिनिश्ड बदलकर हैड फिनिश्ड हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। और अंतिम उदाहरण, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना। डायरेक्ट, ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। उसने कहा मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। यहां हैव बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। उसने कहा कि वह 1 घंटे से इंतजार कर रहा था।
हैव बीन वेटिंग बदलकर हैड बीन वेटिंग हो गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन उदाहरणों से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का काल कैसे बदलता है। काल में परिवर्तन के नियमों को जारी रखते हुए आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, खासकर पास्ट टेंसेस में होने वाले बदलावों को। पहला उदाहरण, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में बदलना। डायरेक्ट, शी सेड आई वेंट टू द मार्केट। उसने कहा, मैं बाजार गई। यह रिपोर्टेड स्पीच में वेंट सिंपल पास्ट में है। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द मार्केट। उसने कहा कि वह बाजार गई थी। वेंट बदलकर हैड गॉन हो गया, यानी सिंपल पास्ट से पास्ट परफेक्ट। दूसरा उदाहरण, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना। डायरेक्ट, ही सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक। उसने कहा, मैं एक किताब पढ़ रहा था। यहां वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस में है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। उसने कहा कि वह एक किताब पढ़ रहा था। वॉज रीडिंग बदलकर हैड बीन रीडिंग हो गया, यानी पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा उदाहरण, पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता है। डायरेक्ट, दे सेड वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। उन्होंने कहा, हम पहले ही निकल चुके थे। यहां हैड ऑलरेडी लेफ्ट पास्ट परफेक्ट में है। इनडायरेक्ट, दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। उन्होंने कहा कि वे पहले ही निकल चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैड ऑलरेडी लेफ्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ। पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट ही रहता है। इन उदाहरणों से आपको भूतकाल के टेंसेस में होने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट समझ मिल गई होगी। दोस्तों, काल में परिवर्तन के नियमों को आगे बढ़ाते हुए आइए अब कुछ और उदाहरणों को देखते हैं जिनमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और भविष्य काल के परिवर्तन शामिल हैं। पहला उदाहरण, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं होता है। यह इनडायरेक्ट स्पीच में वैसा ही रहता है। डायरेक्ट, शी सेड इट हैड बीन रेनिंग। उसने कहा, बारिश हो रही थी। यहां हैड बीन रेनिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग। उसने कहा कि बारिश हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैड बीन रेनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, फ्यूचर टेंस जब विल का उपयोग होता है तो वह कंडीशनल में बदल जाता है, यानी विल बदलकर वुड हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड आई विल कम टुमारो। उसने कहा, मैं कल आऊंगा। यहां विल कम फ्यूचर सिंपल है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। उसने कहा कि वह अगले दिन आएगा। विल कम बदलकर वुड कम हो गया और टुमारो बदलकर द नेक्स्ट डे हो गया। और अब तीसरा उदाहरण, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब विल बी का उपयोग होता है तो वह कंडीशनल कंटिन्यूअस में बदल जाता है, यानी विल बी बदलकर वुड बी हो जाता है। डायरेक्ट, शी सेड आई विल बी स्टडीइंग। उसने कहा, मैं पढ़ रही हूंगी। यहां विल बी स्टडीइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वुड बी स्टडीइंग। उसने कहा कि वह पढ़ रही होगी। विल बी स्टडीइंग बदलकर वुड बी स्टडीइंग हो गया। इन उदाहरणों के साथ हमने काल में परिवर्तन के सभी मुख्य नियमों को समझ लिया है। दोस्तों, काल में परिवर्तन के नियमों में केवल मुख्य क्रियाओं के ही नहीं, बल्कि कुछ मॉडल वर्ब्स में भी बदलाव होते हैं। आइए इन बदलावों को उदाहरणों के साथ समझते हैं। सबसे पहले, कान का कुड में बदलना। डायरेक्ट, ही सेड आई कैन स्विम। उसने कहा,
मैं तैर सकता हूं। यहां डायरेक्ट स्पीच में कान का प्रयोग हुआ है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही कुड स्विम। उसने कहा कि वह तैर सकता था। कान बदलकर कुड हो गया। दूसरा उदाहरण, में शायद हो सकता है का माइट शायद हो सकता था में बदलना। डायरेक्ट, शी सेड इट मे रेन। उसने कहा शायद बारिश हो सकती है। यहां मे का प्रयोग हुआ है। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट इट माइट रेन। उसने कहा कि शायद बारिश हो सकती थी। मे बदलकर माइट हो गया। तीसरा उदाहरण, मस्ट जरूर पड़ेगा का हैड टू पड़ा पड़ता था या वुड हैव टू पड़ता होगा में बदलना। डायरेक्ट, ही सेड आई मस्ट गो। उसने कहा मुझे जाना चाहिए पड़ेगा। यहां मस्ट अनिवार्यता दर्शाता है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड टू गो। उसने कहा कि उसे जाना पड़ा था। मस्ट बदलकर हैड टू हो गया, जो भूतकाल में अनिवार्यता को दर्शाता है। और अंतिम उदाहरण, शैल, जब यह सुझाव या प्रस्ताव के रूप में हो का शुड चाहिए में बदलना। डायरेक्ट, ही सेड आई शैल हेल्प यू। उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां शैल एक प्रस्ताव जैसा है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही शुड हेल्प मी। उसने कहा कि उसे मेरी मदद करनी चाहिए। शैल बदलकर शुड हो गया। ध्यान दें कि शैल जब फ्यूचर टेंस के लिए होता है तो वुड में बदलता है, लेकिन सुझाव के लिए शुड में। इन उदाहरणों से आपको मॉडल वर्ब्स में होने वाले परिवर्तनों की स्पष्ट समझ मिल गई होगी। दोस्तों, हमने अब तक काल में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेंस के नियम सीखे, जिन्हें बैकशिफ्ट भी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां भी होती हैं जहां रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई बदलाव नहीं होता, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में ही क्यों न हो। इन्हें हम काल परिवर्तन के अपवाद, एक्सेप्शंस टू टेंस चेंज कहते हैं। पहला अपवाद है सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, या आदतन तथ्य, हैबिचुअल फैक्ट्स। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी सार्वभौमिक सत्य, वैज्ञानिक तथ्य या किसी की आदत को दर्शाती है तो उसका काल नहीं बदलता, क्योंकि ये बातें हमेशा सत्य रहती हैं। उनका काल बदलना अर्थ को बदल देगा। डायरेक्ट, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। शिक्षक ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। इनडायरेक्ट, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहां आप देख सकते हैं रिवॉल्व्स प्रेजेंट सिंपल में ही रहा, क्योंकि यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा महत्वपूर्ण अपवाद, जब रिपोर्टिंग वर्ब स्वयं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, या भविष्य काल, फ्यूचर टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेज, टेल्स, विल से आदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में कोई बदलाव नहीं होता। केवल प्रोनाउन और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव होते हैं। डायरेक्ट, ही सेज आई एम हैप्पी। वह कहता है मैं खुश हूं। यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है। इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही इज हैप्पी। कहता है कि वह खुश है। एम बदलकर इज हो गया, लेकिन यह प्रेजेंट टेंस में ही रहा। डायरेक्ट, शी विल से आई विल कम। वह कहेगी मैं आऊंगी। यहां रिपोर्टिंग वर्ब विल से फ्यूचर टेंस में है। इनडायरेक्ट, शी विल से दैट शी विल कम। वह कहेगी कि वह आएगी। विल कम फ्यूचर में ही रहा। दोस्तों,
काल में परिवर्तन के अपवादों को जारी रखते हुए आइए दो और महत्वपूर्ण स्थितियों को समझते हैं जहां रिपोर्टेड स्पीच के काल में बदलाव नहीं होता। पहला अपवाद है परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस या काल्पनिक स्थितियों, इमेजिनरी कंडीशंस के लिए। जब डायरेक्ट स्पीच में कोई काल्पनिक स्थिति या ऐसी परिकल्पना हो जो वास्तविक न हो, तो उसका काल इनडायरेक्ट स्पीच में भी नहीं बदलता है। डायरेक्ट, ही सेड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। उसने कहा, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं उड़ता। यहां इफ आई वर अ बर्ड एक काल्पनिक स्थिति है क्योंकि वह वास्तव में पक्षी नहीं है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट इफ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई। उसने कहा कि अगर वह एक पक्षी होता तो वह उड़ता। आप देख सकते हैं कि वर और वुड फ्लाई में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि यह एक अवास्तविक शर्त है। दूसरा अपवाद है जब कोई क्रिया रिपोर्टिंग के समय भी सत्य हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी बात कही गई हो जो रिपोर्टिंग के समय भी सच है, तो उसका काल वैकल्पिक रूप से नहीं बदला जा सकता है। हालांकि इसे भूतकाल में बदलना, बैकशिफ्ट करना भी सामान्य है, खासकर यदि हमारा ध्यान पुरानी बात पर हो। डायरेक्ट, शी सेड, आई लिव इन पेरिस। उसने कहा, मैं पेरिस में रहती हूं। यह तब लागू होगा जब वह अभी भी वहीं रहती हो। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी लिव्स इन पेरिस। उसने कहा कि वह पेरिस में रहती है। यहां लाइव्स में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि यह तथ्य अभी भी सत्य है। लेकिन ध्यान दें, शी सेड दैट शी लिव्ड इन पेरिस भी सही होगा, खासकर अगर हम उस समय की बात पर जोर दे रहे हों जब उसने यह बात कही थी। यह विकल्प पर निर्भर करता है कि वक्ता वर्तमान वास्तविकता पर कितना जोर देना चाहता है। इन अपवादों को समझना आपको नरेशन चेंज में अधिक सटीक बनने में मदद करेगा। दोस्तों, नरेशन चेंज के नियमों में हमने पर्सन्स और काल, टेंस में परिवर्तन को विस्तार से समझा। अब हम तीसरे और अंतिम सामान्य नियम पर आते हैं, अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच में परिवर्तन। काल और प्रोनाउन के अलावा कई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच और समय स्थान बताने वाले एक्सप्रेशंस भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय विशिष्ट परिवर्तनों से गुजरते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि रिपोर्टेड स्पीच नए दृष्टिकोण, यानी रिपोर्टिंग के समय और स्थान से समझने में सार्थक और सही लगे। क्योंकि जब हम किसी की बात को बाद में बताते हैं, तो यहां, आज, यह जैसे शब्द प्रासंगिक नहीं रहते और उन्हें उस नए संदर्भ के अनुसार बदलना पड़ता है। इन परिवर्तनों को हम अगली स्लाइड में उदाहरणों के साथ समझेंगे। दोस्तों, नरेशन चेंज में समय और स्थान दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस में भी बदलाव होते हैं। ये बदलाव इसलिए जरूरी हैं ताकि रिपोर्ट की गई बात नए संदर्भ में सही लगे। आइए इस टेबल के माध्यम से इन परिवर्तनों को समझते हैं। नाउ, अब बदलकर देन, तब हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड, आई एम बिजी नाउ। उसने कहा, मैं अभी व्यस्त हूं। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। उसने कहा कि वह तब व्यस्त था। टुडे, आज बदलकर दैट डे, उस दिन हो जाता है। डायरेक्ट, शी सेड, आई विल लीव टुडे। उसने कहा, मैं आज निकलूंगी। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वुड लीव दैट डे। उसने कहा कि वह उस दिन निकलेगी। टुनाइट, आज रात, बदलकर दैट नाइट, उस रात हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड, आई हैव अ मीटिंग टुनाइट। उसने कहा, आज रात मेरी एक मीटिंग है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड अ मीटिंग दैट नाइट।
उसने कहा कि उस रात उसकी एक मीटिंग थी। yesterday, कल, बीता हुआ, बदलकर द डे बिफोर, एक दिन पहले, या द प्रीवियस डे, पिछला दिन, हो जाता है। डायरेक्ट, दे सेड वी अराइव्ड yesterday, उन्होंने कहा हम कल आए। इनडायरेक्ट, दे सेड दैट दे हैड अराइव्ड द डे बिफोर, उन्होंने कहा कि वे एक दिन पहले आए थे। लास्ट नाइट, पिछली रात, बदलकर द नाइट बिफोर, एक रात पहले, या द प्रीवियस नाइट, पिछली रात, हो जाता है। डायरेक्ट, शी सेड आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, उसने कहा मैं कल रात अच्छी सोई। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी हैड स्लेप्ट वेल द नाइट बिफोर, उसने कहा कि वह पिछली रात अच्छी सोई थी। दोस्तों, समय और स्थान दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस में होने वाले परिवर्तनों को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों और उनके बदलावों को देखते हैं। लास्ट वीक, मंथ, ईयर, पिछला हफ्ता, महीना, साल, बदलकर द वीक, मंथ, ईयर बिफोर, एक हफ्ता, महीना, साल, पहले, या द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर, पिछला हफ्ता, महीना, साल, हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड आई विजिटेड पेरिस लास्ट मंथ, उसने कहा मैंने पिछले महीने पेरिस का दौरा किया था। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड विजिटेड पेरिस द मंथ बिफोर, उसने कहा कि उसने एक महीने पहले पेरिस का दौरा किया था। टुमारो, कल, आने वाला, बदलकर द नेक्स्ट डे, अगले दिन, या द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, हो जाता है। डायरेक्ट, शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो, उसने कहा मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, उसने कहा कि वह मुझे अगले दिन फोन करेगी। नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, अगला हफ्ता, महीना, साल, बदलकर द फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर, आने वाला हफ्ता, महीना, साल, हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड आई हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक, उसने कहा अगले हफ्ते मेरी परीक्षा है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड एन एग्जाम द फॉलोइंग वीक, उसने कहा कि अगले हफ्ते उसकी परीक्षा थी। दोस्तों, समय और स्थान दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस और कुछ अन्य शब्दों में होने वाले परिवर्तनों को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों और उनके बदलावों को देखते हैं। एगो, पहले, बदलकर बिफोर, पहले, हो जाता है। डायरेक्ट, शी सेड आई केम हियर 5 days ago, उसने कहा मैं यहां 5 दिन पहले आई थी। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी हैड कम देयर 5 days बिफोर, उसने कहा कि वह वहां 5 दिन पहले आई थी। यहां आगो बदलकर बिफोर हुआ और हियर बदलकर देयर हो गया। हियर यहां बदलकर देयर वहां हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड आई लिव हियर, उसने कहा मैं यहां रहता हूं। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही लिव्ड देयर, उसने कहा कि वह वहां रहता था। ध्यान दें, लिव का लिव्ड में काल परिवर्तन भी हुआ है। कम, आना, जब वह वक्ता की ओर गति का संकेत दे रहा हो तो बदलकर गो, जाना, हो जाता है। जब वह वक्ता से दूर गति का संकेत दे रहा हो। डायरेक्ट, शी सेड आई विल कम टू योर हाउस, उसने कहा मैं तुम्हारे घर आऊंगी। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वुड गो टू माई हाउस, उसने कहा कि वह मेरे घर जाएगी। यहां कम बदलकर गो हुआ क्योंकि अब बात को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में बताया जा रहा है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
कि ये सभी परिवर्तन रिपोर्ट की गई बात को नए संदर्भ यानी रिपोर्टिंग के समय और स्थान के अनुसार सही और स्पष्ट बनाते हैं। दोस्तों, समय और स्थान बताने वाले शब्दों के अलावा कुछ संकेतवाचक शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय परिवर्तित होते हैं। ये शब्द किसी चीज की निकटता या दूरी को दर्शाते हैं। आइए इन्हें उदाहरणों से समझते हैं। दिस, यह, बदलकर दैट, वह, हो जाता है। डायरेक्ट, ही सेड दिस इज माई बुक, उसने कहा यह मेरी किताब है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट वॉज हिज बुक, उसने कहा कि वह उसकी किताब थी। यहां दिस को दैट में बदला गया क्योंकि रिपोर्टिंग करते समय वस्तु की निकटता बदल गई है। दीज, ये, बदलकर दोज, वे, हो जाता है। डायरेक्ट, शी सेड दीज आर माई पेन्स, उसने कहा ये मेरे पेन हैं। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट दोज वर हर पेन्स, उसने कहा कि वे उसके पेन थे। दीज को दोज में बदला गया जो बहुवचन वस्तुओं की दूरी को दर्शाता है। न सभी नियमों, व्यक्ति में परिवर्तन, काल में परिवर्तन और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे समय स्थान बताने वाले क्रिया विशेषण और संकेतवाचक शब्दों में परिवर्तन को समझकर और अभ्यास करके आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं। दोस्तों, नरेशन चेंज में कुछ और सामान्य परिवर्तन भी होते हैं जो समय, स्थान या भावनात्मक स्थिति को दर्शाते हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले वे क्रियाएं जो तत्काल भविष्य या दायित्व ऑब्लिगेशन को व्यक्त करती हैं। डायरेक्ट, ही सेड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क, उसने कहा मुझे यह काम खत्म करना होगा। यहां मस्ट दायित्व दिखा रहा है। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश दैट वर्क, उसने कहा कि उसे वह काम खत्म करना था। मस्ट बदलकर हैड टू हो गया। कभी कभी इसे वुड हैव टू में भी बदला जा सकता है। डायरेक्ट, शी सेड आई एम टू लीव सून, उसने कहा मुझे जल्द ही निकलना है। यह तत्काल भविष्य की बात है। इनडायरेक्ट, शी सेड दैट शी वॉज टू लीव सून, उसने कहा कि उसे जल्द ही निकलना था। एम टू लीव बदलकर वॉज टू लीव हो गया। अब बात करते हैं विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शंस और उद्गारों एक्सक्लेमेशंस की। डायरेक्ट, अलास, ही क्राइड, आई एम रूइंड, उसने चिल्लाकर कहा हाय, मैं बर्बाद हो गया। अलास दुख व्यक्त कर रहा है। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज रूइंड, उसने दुख से कहा कि वह बर्बाद हो गया था। अलास को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदल दिया गया। डायरेक्ट, हुर्रा, दे शाउटेड, वी हैव वन द मैच, उन्होंने चिल्लाकर कहा हुर्रा, हमने मैच जीत लिया है। हुर्रा, खुशी व्यक्त कर रहा है। इनडायरेक्ट, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द मैच, उन्होंने खुशी से कहा कि वे मैच जीत गए थे। हुर्रा को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदला गया। इन परिवर्तनों से आप अपनी रिपोर्टेड स्पीच में भावनाओं और संदर्भों को अधिक सटीकता से व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, नरेशन चेंज के कुछ सामान्य नियमों को समझने के बाद अब हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए विशेष नियमों, स्पेशल रूल्स पर ध्यान देंगे। ये नियम वाक्यों के कार्य, फंक्शन के आधार पर अलग-अलग होते हैं, जैसे कि वे कथन हैं, प्रश्न हैं, आदेश हैं, इच्छाएं हैं या विस्मयादिबोधक हैं। हम इन विशेष नियमों को निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों के लिए देखेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस के लिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए,
इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए। प्रत्येक प्रकार के वाक्य के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होती हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अब हम नरेशन के विशेष नियमों, स्पेशल रूल्स की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस या कथनात्मक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ खास बदलाव होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब एस से है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी किसी से बात नहीं की जा रही है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में से ही रहता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू है और एक ऑब्जेक्ट है, तो से टू बदलकर टेल हो जाता है। इसी तरह यदि सेड है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड ही रहता है। यदि सेड टू है और एक ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू बदलकर टोल्ड हो जाता है। संदर्भ के आधार पर स्टेटेड कहा, डिक्लेयर्ड घोषित किया, रिमार्क्ड टिप्पणी की, इन्फॉर्म्ड सूचित किया, एक्सप्लेन्ड समझाया जैसी अन्य क्रियाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आमतौर पर कंजंक्शन दैट का उपयोग किया जाता है। प्रोनाउन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार और वाक्य के संदर्भ के अनुसार प्रोनाउन बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जैसे यू और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दे में आमतौर पर कोई बदलाव नहीं होता। अगला है काल, टेंस में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया का काल बैकशिफ्ट के नियमों के अनुसार बदलता है, मुख्य रूप से तब जब रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में हो, और अंत में समय, स्थान, संकेतवाचक शब्दों में परिवर्तन। समय या स्थान की निकटता दर्शाने वाले क्रिया विशेषण एडवर्ब्स और संकेतवाचक शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव्स दूरी को दर्शाने के लिए बदल जाते हैं, जैसे नाउ, देन में और दिस, दैट में बदलता है। ये सभी नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में बताई गई बात सही और संदर्भ के अनुसार हो। अब आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन नियमों को समझते हैं। पहला उदाहरण, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न हो, डायरेक्ट, ही सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। उसने कहा, मैं पुस्तकालय जा रहा हूं। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द लाइब्रेरी। उसने कहा कि वह पुस्तकालय जा रहा था। यहां सेड अपरिवर्तित रहा क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। आई बदलकर ही हो गया और एम गोइंग बदलकर वॉज गोइंग हो गया। दूसरा उदाहरण, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट, शी सेड टू मी यू कैन रिलाई ऑन मी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इनडायरेक्ट, शी टोल्ड मी दैट आई कुड रिलाई ऑन हर। उसने मुझसे कहा कि मैं उस पर भरोसा कर सकता था। यहां सेड टू बदलकर टोल्ड हो गया क्योंकि मी ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद है। यू बदलकर आई हो गया और कान बदलकर कुड हो गया। तीसरा उदाहरण, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो काल में कोई बदलाव नहीं होता है। डायरेक्ट, माई फादर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे पिता कहते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इनडायरेक्ट, माई फादर सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे पिता कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यहां सेज प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच ईज में कोई बदलाव नहीं हुआ। चौथा उदाहरण,
पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब और समय स्थान में परिवर्तन के साथ। डायरेक्ट, दे सेड, वी फिनिश्ड आवर प्रोजेक्ट यस्टरडे। उन्होंने कहा, हमने कल अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इनडायरेक्ट, दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट द डे बिफोर। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। यहां फिनिश्ड सिंपल पास्ट बदलकर हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट हो गया और यस्टरडे बदलकर द डे बिफोर हो गया। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंसेस के उदाहरणों को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और जटिल स्थितियों को समझते हैं। पहला उदाहरण, एक विशिष्ट स्थिति के साथ डिक्लेरेटिव वाक्य। डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। छात्र ने कहा, मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। इन डायरेक्ट, द स्टूडेंट स्टेटेड दैट ही शी हैड कंप्लीटेड हिज हर होमवर्क। छात्र ने बताया कि उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। यहां सेड को स्टेटेड में बदला जा सकता है, जो अधिक औपचारिक या विशिष्ट जानकारी देने के लिए उपयुक्त है। आई बदलकर ही शी हो गया और हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट बदलकर हैड कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट हो गया। दूसरा उदाहरण, एक वैकल्पिक रिपोर्टिंग वर्ब का उपयोग करना। डायरेक्ट, द मैनेजर सेड, द मीटिंग विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। मैनेजर ने कहा, मीटिंग अगले हफ्ते होगी। इनडायरेक्ट, द मैनेजर अनाउंस्ड दैट द मीटिंग वुड बी हेल्ड द फॉलोइंग वीक। मैनेजर ने घोषणा की कि मीटिंग अगले हफ्ते होगी। यहां सेड की जगह अनाउंस्ड का उपयोग किया गया है, जो कथन के प्रकार को बेहतर ढंग से दर्शाता है। विल बी हेल्ड फ्यूचर सिंपल बदलकर वुड बी हेल्ड कंडीशनल हो गया और नेक्स्ट वीक बदलकर द फॉलोइंग वीक हो गया। असर्टिव सेंटेंस में संबोधन के शब्दों टर्म्स ऑफ एड्रेस को कैसे हैंडल करें। जब संबोधन का शब्द जैसे प्रिया आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। डायरेक्ट, ही सेड, प्रिया, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। उसने कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे गृह कार्य में मदद करूंगा। इन द डायरेक्ट, ही टोल्ड प्रिया दैट ही वुड हेल्प हर विद हर होमवर्क। उसने प्रिया से कहा कि वह उसके गृह कार्य में मदद करेगा। यहां सेड बदलकर टोल्ड हो गया क्योंकि प्रिया ऑब्जेक्ट बन गई। आई बदलकर ही और यू बदलकर हर हो गया। विल हेल्प बदलकर वुड हेल्प हो गया। डायरेक्ट, द टीचर सेड, चिल्ड्रन, यू मस्ट लिसन केयरफुली। शिक्षक ने कहा, बच्चों, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। इनडायरेक्ट, द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे हैड टू लिसन केयरफुली। शिक्षक ने बच्चों से कहा कि उन्हें ध्यान से सुनना था। यहां चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट बना और सेड बदलकर टोल्ड हो गया। यू बदलकर दे हो गया और मस्ट बदलकर हैड टू हो गया। डायरेक्ट, शी सेड, माय डियर फ्रेंड, आई एम सो ग्लैड टू सी यू। उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। इनडायरेक्ट, शी टोल्ड हर डियर फ्रेंड दैट शी वॉज सो ग्लैड टू सी हिम पार हर। उसने अपने प्यारे दोस्त से कहा कि वह उसे देखकर बहुत खुश थी। यहां माय डियर फ्रेंड ऑब्जेक्ट बना और सेड बदलकर टोल्ड हो गया। आई एम बदलकर शी वॉज हो गया और यू बदलकर हिम हर हो गया। संबोधन के शब्द को कभी कभी कॉलिंग या एड्रेसिंग एज के साथ भी पेश किया जा सकता है। डायरेक्ट, द ओल्ड मैन सेड, सन, यू आर वेरी काइंड। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। इनडायरेक्ट, द ओल्ड मैन कॉलिंग हिम सन सेड दैट ही वॉज वेरी काइंड। बूढ़े आदमी ने उसे बेटा कहते हुए कहा कि वह बहुत दयालु था। यहां कॉलिंग हिम सन का उपयोग करके संबोधन को इनडायरेक्ट स्पीच में शामिल किया गया है।
यू बदलकर ही हो गया और आर बदलकर वॉज हो गया। वैकल्पिक अधिक सामान्य। The old man told his son that he was very kind. बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि वह बहुत दयालु था। यह अधिक सामान्य तरीका है जहां सन सीधे टोल्ड का ऑब्जेक्ट बन जाता है। डायरेक्ट। द लीडर सेड, कॉमरेड्स, वी मस्ट यूनाइट। नेता ने कहा, साथियों, हमें एकजुट होना चाहिए। Indirect. The leader, addressing them as comrades, said that they had to unite. नेता ने उन्हें साथियों के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें एकजुट होना था। यहां addressing them as comrades का उपयोग करके संबोधन को दर्शाया गया है। we बदलकर they हो गया और must बदलकर had to हो गया। वैकल्पिक अधिक सामान्य। The leader told his comrades that they had to unite. नेता ने अपने साथियों से कहा कि उन्हें एकजुट होना था। यह फिर से अधिक सामान्य तरीका है जहां कॉमरेड्स सीधे टोल्ड का ऑब्जेक्ट बन जाता है। यदि संबोधन का शब्द किसी सलाह, एडवाइस या अनुरोध, रिक्वेस्ट का अर्थ देता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को उसी के अनुसार बदला जा सकता है। डायरेक्ट। My mother said, child, always be polite. मेरी मां ने कहा, बच्चे, हमेशा विनम्र रहो। यहां चाइल्ड एक संबोधन है और वाक्य में सलाह का भाव है। Indirect. My mother advised her child to always be polite. मेरी मां ने अपने बच्चे को हमेशा विनम्र रहने की सलाह दी। यहां said को advised में बदल दिया गया है क्योंकि मां बच्चे को सलाह दे रही हैं। चाइल्ड को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है और ऑलवेज बी पोलाइट को टू ऑलवेज बी पोलाइट में बदल दिया गया है, जो कि एक इंपरेटिव का रूप है, लेकिन असर्टिव वाक्य में सलाह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह नियम दिखाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अंतर्निहित अर्थ के अनुसार बदलना कितना महत्वपूर्ण है। आइए एक और विशेष स्थिति को समझते हैं। असर्टिव सेंटेंस में विस्मयादिबोधक शब्दों, इंटरजेक्शंस जैसे वेल, ओ, आ आदि को कैसे हैंडल करें। विस्मयादिबोधक शब्द को छोड़ दिया जाता है और उसके अर्थ को दर्शाने के लिए एक क्रिया विशेषण, एडवर्ब या वाक्यांश, फ्रेज का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट। He said, well, I suppose I can help you. उसने कहा, ठीक है, मेरा मानना है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। Indirect. He hesitantly said that he supposed he could help me. उसने हिचकिचाहट से कहा कि उसे लगा कि वह मेरी मदद कर सकता था। यहां well को hesitantly, हिचकिचाहट से या with some hesitation, कुछ हिचकिचाहट के साथ, जैसे शब्द से बदला गया है। आई बदलकर ही हो गया, सपोज बदलकर सपोज्ड और कान बदलकर कुड हो गया। वैकल्पिक। ही सेड विथ सम हेजिटेशन दैट ही सपोज्ड ही कुड हेल्प मी। उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा कि उसे लगा कि वह मेरी मदद कर सकता था। डायरेक्ट। शी सेड, ओह, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग। उसने कहा, ओह, मैं मीटिंग के बारे में पूरी तरह भूल गई। इनडायरेक्ट। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट शी हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। उसने आश्चर्य से कहा कि वह मीटिंग के बारे में पूरी तरह भूल गई थी। यहां ओह को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, आश्चर्य से कहा, से बदला गया है। आई बदलकर शी हो गया और फॉरगॉट, सिंपल पास्ट, बदलकर हैड फॉरगॉटन, पास्ट परफेक्ट हो गया। वैकल्पिक। शी एडमिटेड विथ सरप्राइज दैट शी हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। उसने आश्चर्य से स्वीकार किया कि वह मीटिंग के बारे में
पूरी तरह भूल गई थी। एडमिटेड ओम में स्वीकार किया का उपयोग भी किया जा सकता है, जो कथन के भाव को दर्शाता है। यह नियम हमें सिखाता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में विस्मयादिबोधक शब्दों के भावनात्मक अर्थ को कैसे बरकरार रखा जाए। डायरेक्ट, ही सेड, वेल, आई कंसिडर योर प्रपोजल। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। इनडायरेक्ट, he pondered that he would consider my proposal, और mused, उसने विचार किया कि वह मेरे प्रस्ताव पर विचार करेगा। यहां वेल के भाव को व्यक्त करने के लिए सेड को pondered, विचार किया, या mused, मनन किया, जैसे अधिक सटीक रिपोर्टिंग वर्ब से बदला गया है। आई विल बदलकर he would हो गया और योर बदलकर माई हो गया। डायरेक्ट, शी सेड, ओह, हाउ कुड आई बी सो फूलिश। उसने कहा, ओह, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूं। इनडायरेक्ट, शी रिग्रेटेड दैट शी कुड हैव बीन सो फूलिश, इंप्लाइज द ओह ऑफ सेल्फ रिप्रोच। उसने पछतावा किया कि वह इतनी मूर्ख हो सकती थी। यहां ओ, जो आत्मनिंदा, सेल्फ रिप्रोच को दर्शाता है, उसे रिग्रेटेड, पछतावा किया, रिपोर्टिंग वर्ब से व्यक्त किया गया है। आई बदलकर शी हो गया और कुड आई बी बदलकर शी कुड हैव बीन हो गया, जो पछतावे के भाव को दर्शाता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में विस्मयादिबोधक शब्दों के सूक्ष्म अर्थों को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों, असर्टिव सेंटेंसेस में विस्मयादिबोधक शब्दों, इंटरजेक्शंस को हैंडल करते समय कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लोप, ओमिशन, विस्मयादिबोधक शब्द जैसे वेल, ओ, अलास आदि को इनडायरेक्ट स्पीच से लगभग हमेशा हटा दिया जाता है। अर्थ का संरक्षण, मीनिंग प्रिजर्वेशन, हमारा लक्ष्य विस्मयादिबोधक शब्द द्वारा डायरेक्ट स्पीच में जोड़े गए अर्थ या भावना को इनडायरेक्ट स्पीच में व्यक्त करना है। संदर्भ ही सर्वोपरि है। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। किसी वाक्य को फिर से कहने का सबसे अच्छा तरीका उस विशिष्ट संदर्भ और विस्मयादिबोधक शब्द द्वारा व्यक्त की जा रही भावना पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इन मुख्य बिंदुओं को याद रखने से आपको असर्टिव सेंटेंस में विस्मयादिबोधक शब्दों को सही और प्रभावी ढंग से बदलने में मदद मिलेगी। अब हम नरेशन के अगले विशेष नियम पर आते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाए। प्रश्नवाचक वाक्यों को बदलने के लिए हमें दो मुख्य प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान देना होगा। हां, नहीं वाले प्रश्न, यस, नो क्वेश्चंस। ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हां या नहीं में दिया जा सकता है। WH क्वेश्चंस, ये वे प्रश्न होते हैं जो WH शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom, whose, which और हाउ। हम अगली स्लाइड्स में इन दोनों प्रकार के प्रश्नों को बदलने के नियमों और उदाहरणों को समझेंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू प्रश्नवाचक वाक्य के अनुसार बदलकर आस्क्ड, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, वंडर्ड जैसी क्रियाओं में बदल जाती है। उपयोग की गई क्रिया प्रश्न के सूक्ष्म अर्थ, न्यूअंस पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न में जिज्ञासा है तो इंक्वायर्ड या वंडर्ड का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं कनेक्टर की, जो रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है। वे प्रश्न जिनका उत्तर केवल हां या नहीं में दिया जा सकता है, उनके लिए इफ
या वेदर का उपयोग कनेक्टर के रूप में किया जाता है। वे प्रश्न जो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ जैसे WH शब्दों से शुरू होते हैं, उनमें WH शब्द ही कनेक्टर के रूप में कार्य करता है। ऐसे वाक्यों में दैट का उपयोग नहीं किया जाता है। वाक्य संरचना में परिवर्तन, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि डायरेक्ट स्पीच में प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न रूप, इनडायरेक्ट स्पीच में एक कथनात्मक वाक्य स्टेटमेंट फॉर्म में बदल जाता है। इसका मतलब है विषय, सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब से पहले आता है। डू, डज, डिड जैसी सहायक क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब्स आमतौर पर हटा दी जाती हैं। प्रश्न चिन्ह को पूर्ण विराम से बदल दिया जाता है। अगला है काल में परिवर्तन, टेंस चेंजेस। असर्टिव वाक्यों की तरह यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्रिया का काल पीछे की ओर बदल जाएगा। उदाहरण के लिए सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, आदि। और अंत में सर्वनाम, समय और स्थान में परिवर्तन, प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस चेंजेस। सर्वनाम प्रोनाउंस, समय और स्थान के क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, और संकेतवाचक शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव्स ठीक वैसे ही बदलते हैं जैसे वे असर्टिव वाक्यों में बदलते हैं। दोस्तों, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इन डायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ उदाहरण देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं हां नहीं वाले प्रश्नों, यस नो क्वेश्चंस से। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू द मार्केट? उसने मुझसे कहा, क्या तुम बाजार जा रहे हो? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बाजार जा रहा था। यहां सेड टू मी बदलकर आस्क्ड मी हो गया है। आर यू गोइंग को इनडायरेक्ट स्पीच में इफ आई वॉज गोइंग में बदल दिया गया है। जहां इफ कनेक्टर के रूप में प्रयोग हुआ है, यू बदलकर आई हो गया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल गया। प्रश्न चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगाया गया है। डायरेक्ट, शी सेड, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? उसने कहा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? इनडायरेक्ट, शी इंक्वायर्ड वेदर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। उसने पूछताछ की कि क्या मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। यहां सेड बदलकर इंक्वायर्ड हो गया है, जो पूछने के भाव को दर्शाता है। वेदर कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। यू बदलकर आई हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। योर बदलकर माई हो गया है। डायरेक्ट, द टीचर सेड टू द बॉय, डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन? शिक्षक ने लड़के से कहा, क्या तुम्हें पाठ समझ आया? इनडायरेक्ट, द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड अंडरस्टूड द लेसन। शिक्षक ने लड़के से पूछा कि क्या उसे पाठ समझ आ गया था। यहां सेड टू द बॉय बदलकर आस्क द बॉय हो गया है। इफ कनेक्टर है। डिड यू अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट बदलकर इफ ही हैड अंडरस्टूड पास्ट परफेक्ट में बदल गया है। यू बदलकर ही हो गया है। दोस्तों, हमने पिछले उदाहरणों में हां नहीं वाले प्रश्न देखे। अब हम WH क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के उदाहरणों को समझते हैं। डायरेक्ट, ही सेड टू हर, व्हाट आर यू डूइंग? उसने उससे कहा, तुम क्या कर रही हो? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड हर व्हाट शी वाज डूइंग। उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रही थी। यहां सेड टू हर बदलकर आस्क्ड हर हो गया है। WH शब्द व्हाट ही कनेक्टर के रूप में प्रयोग हुआ है। यू बदलकर शी हो गया और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल गया है। प्रश्न चिन्ह हटाकर फुल स्टॉप लगाया गया है। डायरेक्ट, शी सेड, वेयर इज माई बुक? उसने कहा, मेरी किताब कहां है?
Indirect, she inquired where her book was. उसने पूछताछ की कि उसकी किताब कहां थी. यहां said बदलकर inquired हो गया है. Where कनेक्टर के रूप में कार्य कर रहा है. My बदलकर her हो गया है और is बदलकर was हो गया है. Direct, the police officer said to the witness, How did you see the accident? पुलिस अधिकारी ने गवाह से कहा, तुमने दुर्घटना कैसे देखी? Indirect, the police officer demanded to know how the witness had seen the accident. पुलिस अधिकारी ने जानना चाहा कि गवाह ने दुर्घटना कैसे देखी थी. यहां said to the witness बदलकर demanded to know हो गया है, क्योंकि इसमें प्रश्न के साथ साथ जानने की तीव्र इच्छा का भाव है. हाउ कनेक्टर है. यू बदलकर द विटनेस या ही शी हो गया है और सिंपल पास्ट डिड यू सी बदलकर पास्ट परफेक्ट हैड सीन में बदल गया है. डायरेक्ट, माई फ्रेंड सेड, व्हेन विल यू कम बैक? मेरे दोस्त ने कहा, तुम कब वापस आओगे? इनडायरेक्ट, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम बैक. मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मैं कब वापस आऊंगा. यहां सेड बदलकर आस्क्ड मी हो गया है. व्हेन कनेक्टर है. विल यू कम बदलकर आई वुड कम हो गया है और यू बदलकर आई हो गया है. इन उदाहरणों से आपको WH प्रश्नों को बदलने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई होगी. दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक और दिलचस्प पहलू है क्वेश्चन टैग्स. आइए समझते हैं कि इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है. क्वेश्चन टैग्स को बदलते समय 3 मुख्य बातें याद रखें. क्वेश्चन टैग को हटा दें. ओमिट द क्वेश्चन टैग इटसेल्फ. इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन टैग को पूरी तरह से हटा दिया जाता है. उसे दोबारा नहीं लिखा जाता. मुख्य क्लॉज को प्रश्न का केंद्र माने. ट्रीट द मेन क्लॉज एज द कोर ऑफ द क्वेश्चन. डायरेक्ट स्पीच में जो मुख्य वाक्य होता है उसी को इनडायरेक्ट स्पीच में प्रश्न का मूल माना जाता है. रिपोर्टिंग वर्ब और कनेक्टर से प्रश्नवाचक प्रकृति व्यक्त करें. कन्वे द इंटरोगेटिव नेचर, सीकिंग कॉन्फर्मेशन, अग्रीमेंट थ्रू द रिपोर्टिंग वर्ब एंड कनेक्टर. प्रश्न की प्रकृति जैसे पुष्टि या सहमति मांगना को रिपोर्टिंग वर्ब जैसे आस्क्ड, इंक्वायर्ड और कनेक्टर इफ या वेदर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है. उदाहरण के लिए, यदि वाक्य है यू आर कमिंग आंट यू, तो आंट यू को हटा दिया जाएगा और वाक्य की मुख्य जानकारी को आस्क्ड इफ या आस्क्ड वेदर के साथ इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाएगा. हम जल्द ही इसके उदाहरण देखेंगे. उदाहरण डायरेक्ट. ही सेड टू मी, यू आर अ स्टूडेंट आंट यू? उसने मुझसे कहा, तुम एक छात्र हो, है ना? इनडायरेक्ट. ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ स्टूडेंट. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक छात्र था. यहां सेड टू मी बदलकर आस्क्ड मी हो गया है. क्वेश्चन टैग आंट यू को हटा दिया गया है. इफ कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है. यू बदलकर आई हो गया है और आर प्रेजेंट बदलकर वाज पास्ट हो गया है. डायरेक्ट. शी सेड, यू हैवंट सीन माई कीज हैव यू? उसने कहा, तुमने मेरी चाबियां नहीं देखी हैं, है ना? इनडायरेक्ट. शी आस्क्ड इफ आई हैड सीन हर कीज. उसने पूछा कि क्या मैंने उसकी चाबियां देखी थीं? यहां सेड बदलकर आस्क्ड हो गया है. हैव यू क्वेश्चन टैग को हटा दिया गया है. इफ कनेक्टर के रूप में प्रयोग हुआ है. यू बदलकर आई हो गया है, माई बदलकर हर हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट हैवंट सीन बदलकर पास्ट परफेक्ट हैडंट सीन, जो कि हैड सीन बन जाता है जब प्रश्न कथनात्मक बनता है, हो गया है. डायरेक्ट. माई फ्रेंड सेड, इट्स अ ब्यूटिफुल डे इजंट इट? मेरे दोस्त ने कहा,
आज एक खूबसूरत दिन है ना? इनडायरेक्ट, माई फ्रेंड आस्क्ड इफ इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या वह एक खूबसूरत दिन था। यहां सेड बदलकर आस्क्ड हो गया है। इजंट इट क्वेश्चन टैग को हटा दिया गया है। इफ कनेक्टर के रूप में प्रयोग हुआ है। इट्स, इट इज बदलकर इट वॉज हो गया है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। डायरेक्ट, द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉई, यू विल सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे वोंट यू? मैनेजर ने कर्मचारी से कहा, तुम शुक्रवार तक रिपोर्ट जमा कर दोगे, है ना? इनडायरेक्ट, द मैनेजर आस्क्ड द एम्प्लॉई इफ ही वुड सबमिट द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। मैनेजर ने कर्मचारी से पूछा कि क्या वह शुक्रवार तक रिपोर्ट जमा कर देगा। यहां सेट टू द एम्प्लॉई बदलकर आस्क द एम्प्लॉई हो गया है। क्वेश्चन टैग वोंट यू को हटा दिया गया है। इफ कनेक्टर के रूप में प्रयोग हुआ है। यू बदलकर ही हो गया है और विल सबमिट बदलकर वुड सबमिट हो गया है। डायरेक्ट, ही सेड, यू नो जॉन डोंट यू? उसने कहा, तुम जॉन को जानते हो, है ना? इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड इफ आई न्यू जॉन। उसने पूछा कि क्या मैं जॉन को जानता था। यहां सेड बदलकर आस्क्ड हो गया है। डोंट यू क्वेश्चन टैग को हटा दिया गया है। इफ कनेक्टर है। यू बदलकर आई हो गया है और सिंपल प्रेजेंट नो बदलकर सिंपल पास्ट न्यू हो गया है। डायरेक्ट, शी सेड टू हिम, यू कैन हेल्प मी कांट यू? उसने उससे कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो, है ना? इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प हर। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसकी मदद कर सकता था। यहां सेड टू हिम बदलकर आस्क्ड हिम हो गया है। कांट यू क्वेश्चन टैग को हटा दिया गया है। एएफ कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। यू बदलकर ही हो गया है, कान बदलकर कुड हो गया है और मी बदलकर हर हो गया है। यह थे क्वेश्चन टैग्स के कुछ और उदाहरण। इन नियमों का अभ्यास करके आप नरेशन में महारत हासिल कर सकते हैं। अब हम नरेशन के अगले प्रकार के वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी आज्ञावाचक वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों को समझेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। इंपरेटिव वाक्य की प्रकृति के आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू बदल जाती है। आदेश, कमांड के लिए ऑर्डर्ड, कमांडेड, इंस्ट्रक्टेड, टोल्ड जैसे शब्दों का उपयोग होता है। अनुरोध, रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, अर्ज्ड जैसे शब्दों का उपयोग होता है। सलाह, एडवाइस के लिए एडवाइज्ड, काउंसल्ड, वार्नड जैसे शब्दों का उपयोग होता है। सुझाव, सजेशन के लिए सजेस्टेड का उपयोग किया जाता है। अक्सर इसके बाद दैट शुड या जेरंड, वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। निषेध, चेतावनी, प्रोहिबिशन, वार्निंग के लिए फॉरबेड, वार्न्ड अगेंस्ट, प्रोहिबिटेड जैसे शब्दों का उपयोग होता है। अब बात करते हैं कनेक्टर की। सकारात्मक इंपरेटिव, पॉजिटिव इंपेरेटिव्स के लिए टो प्लस क्रिया के मूल रूप, बेस फॉर्म या इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। नकारात्मक इंपरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव्स के लिए नॉट टू प्लस क्रिया के मूल रूप, बेस फॉर्म या इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन वाक्यों में दैट, इफ या वेदर जैसे किसी भी कंजंक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है। वाक्य संरचना में परिवर्तन, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज। डायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव क्रिया का रूप इनडायरेक्ट स्पीच में एक इन्फिनिटिव में बदल जाता है, यानी टू के साथ क्रिया का मूल रूप
जैसे टू प्लस वर्ब। इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य के अंत में हमेशा एक पूर्ण विराम आता है, प्रश्न चिन्ह या विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं। अगला है काल में परिवर्तन, टेंस चेंजेस। इन्फिनिटिव स्वयं काल नहीं बदलता है। उदाहरण के लिए टू गो हमेशा टू गो ही रहता है। हालांकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड क्लॉज के भीतर की अन्य क्रियाएं, यदि कोई हो, या संबंधित तत्व जैसे समय स्थान के क्रिया विशेषण अभी भी बैकशिफ्ट नियमों का पालन करेंगे। और अंत में सर्वनाम समय और स्थान में परिवर्तन, प्रोनाउन टाइम एंड प्लेस चेंजेस। सर्वनाम प्रोनाउंस, समय के क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ टाइम और स्थान के क्रिया विशेषण एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। असर्टिव और इंटरोगेटिव वाक्यों की तरह ही मानक नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, अब हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ और उदाहरण देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं आदेशों, कमांड्स और अनुरोधों, रिक्वेस्ट्स से। डायरेक्ट, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स, मार्च फॉरवर्ड। अधिकारी ने सैनिकों से कहा, आगे बढ़ो। इनडायरेक्ट, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड। अधिकारी ने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। यहां सेड टू बदलकर ऑर्डर्ड हो गया है, क्योंकि यह एक स्पष्ट आदेश है। रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए टू का उपयोग किया गया है और क्रिया मार्च अपने मूल रूप में ही रही। डायरेक्ट, द फादर सेड टू हिज सन, डू योर होमवर्क। पिता ने अपने बेटे से कहा, अपना गृह कार्य करो। इनडायरेक्ट, द फादर टोल्ड हिज सन टू डू हिज होमवर्क। पिता ने अपने बेटे को अपना गृह कार्य करने को कहा। इस उदाहरण में सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है। टो कनेक्टर है। योर बदलकर हिज हो गया है, जो सर्वनाम परिवर्तन नियम का पालन करता है। डायरेक्ट, शी सेड टू मी, प्लीज लेंड मी योर पेन। उसने मुझसे कहा, कृपया मुझे अपना कलम दो। इनडायरेक्ट, शी रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हर माई पेन। उसने मुझसे उसे अपना कलम देने का अनुरोध किया। यहां सेड टू बदलकर रिक्वेस्टेड हो गया है, क्योंकि प्लीज से अनुरोध का भाव स्पष्ट है। टो कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। मी बदलकर हर और योर बदलकर माई हो गया है, जो सर्वनाम परिवर्तनों को दर्शाता है। डायरेक्ट, द बेगर सेड, गिव मी सम फूड। भिखारी ने कहा, मुझे कुछ खाना दो। इनडायरेक्ट, द बेगर बेग्ड देम टू गिव हिम सम फूड। भिखारी ने उनसे उसे कुछ खाना देने की भीख मांगी। इस उदाहरण में सेड को बेग्ड में बदल दिया गया है, क्योंकि यह भीख मांगने का भाव है। टो कनेक्टर के रूप में प्रयोग हुआ है। मी बदलकर हिम हो गया है। यहां ब्रैकेट में देम इसलिए है क्योंकि यह वैकल्पिक है, और यदि ऑब्जेक्ट स्पष्ट न हो तो इसे इग्नोर किया जा सकता है। अब हम सलाह, एडवाइस और नकारात्मक इंपेरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव्स यानी निषेधों, चेतावनी को देखेंगे। सलाह, एडवाइस। डायरेक्ट, माई डॉक्टर सेड टू मी, टेक योर मेडिसिन्स रेगुलरली। मेरे डॉक्टर ने मुझसे कहा, अपनी दवाएं नियमित रूप से लो। इनडायरेक्ट, माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक माई मेडिसिन्स रेगुलरली। मेरे डॉक्टर ने मुझे अपनी दवाएं नियमित रूप से लेने की सलाह दी। यहां सेड टू को एडवाइज्ड में बदल दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। टो कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है और योर बदलकर माइन हो गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। डायरेक्ट, ही सेड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसने कहा, हमेशा सच बोलो।
Indirect, he advised me, us, to always speak the truth. उसने मुझे हमें हमेशा सच बोलने की सलाह दी। इस उदाहरण में said को advised में बदला गया है। यहां मी यूएस को कोष्ठक में रखा गया है क्योंकि यह निहित इंप्लाइड है कि वह किसे सलाह दे रहा है। टू कनेक्टर है। नकारात्मक इंपरेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव्स, निषेध, चेतावनी। डायरेक्ट, ही सेड टू मी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। उसने मुझसे कहा, अपना समय बर्बाद मत करो। इनडायरेक्ट, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। उसने मुझे अपना समय बर्बाद न करने की सलाह दी। यहां सेड टू को एडवाइज्ड में बदला गया है। नकारात्मक इंपरेटिव के लिए नॉट टू कनेक्टर का उपयोग किया गया है। योर बदलकर माई हो गया है। वैकल्पिक यूजिंग फॉरबेड, ही फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। उसने मुझे अपना समय बर्बाद करने से मना किया। यह फॉरबेड का एक प्रभावी उपयोग है जिसका अर्थ ही मना करना होता है। फॉरबेड के साथ नॉट का उपयोग नहीं होता। अब हम उन वाक्यों को समझेंगे जो लेट्स या लेटस से शुरू होते हैं और सुझाव, सजेशंस व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट, ही सेड, लेट्स गो फॉर अ वॉक। उसने कहा, चलो टहलने चलते हैं। इनडायरेक्ट, ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। उसने सुझाव दिया कि उन्हें टहलने जाना चाहिए। यहां सेड को सजेस्टेड में बदल दिया गया है क्योंकि लेट्स एक सुझाव को दर्शाता है। लेट्स को दैट दे शुड में परिवर्तित किया गया है। वैकल्पिक, ही सजेस्टेड गोइंग वॉक। उसने टहलने जाने का सुझाव दिया। यह भी एक स्वीकार्य तरीका है जहां सजेस्टेड के बाद जेरुंड, जेरंड फॉर्म गोइंग का उपयोग किया गया है। डायरेक्ट, शी सेड, लेट अस हेल्प द पुअर। उसने कहा, चलो गरीब मदद करते हैं। इनडायरेक्ट, शी proposed that they should help the poor. उसने प्रस्ताव दिया कि उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस उदाहरण में said को proposed में बदला गया है, जो एक सुझाव या प्रस्ताव को दर्शाता है। let us को that they should में बदल दिया गया है और us बदलकर they हो गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। अब हम उन वाक्यों को समझेंगे जो लेट हिम देम से शुरू होते हैं और अनुमति, परमिशन या अनुरोध, रिक्वेस्ट व्यक्त हैं। डायरेक्ट, ही सेड, लेट हिम कम इन। उसने कहा, उसे अंदर आने दो। इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन। उसने अनुरोध किया कि उसे अंदर आने दिया जाए। यहां सेड को रिक्वेस्ट में बदल दिया गया है क्योंकि यह एक अनुमति या अनुरोध का भाव है। लेट हिम को दैट ही माइट बी अलाउड टू में बदला गया है जो अनुमति को दर्शाता है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। वैकल्पिक, ही विश्ड दैट ही माइट कम इन। उसने इच्छा की कि वह अंदर आए। यह भी एक स्वीकार्य तरीका है जहां विश्ड का उपयोग किया गया है। डायरेक्ट, द स्टूडेंट सेड, लेट मी गो होम अर्ली टुडे। छात्र ने कहा, मुझे आज जल्दी घर जाने दो। इनडायरेक्ट, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम अर्ली दैट डे। छात्र ने अनुरोध किया कि उसे उस दिन जल्दी घर जाने दिया जाए। इस उदाहरण में सेड को रिक्वेस्टेड में बदला गया है क्योंकि छात्र अनुमति मांग रहा है। लेट मी को दैट ही माइट बी अलाउड टू में बदल दिया गया है और मी बदलकर ही हो गया है। टुडे बदलकर दैट डे हो गया। दोस्तों, हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के सामान्य नियमों को पहले ही समझा है। अब आइए उन नियमों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं, विशेष रूप से रिपोर्टिंग वर्ब और मोडल वर्ब में परिवर्तनों पर। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू
उन क्रियाओं में बदल जाती है जो इच्छा, प्रार्थना या अभिशाप की प्रकृति को दर्शाती हैं। इच्छा आशीर्वाद, विश ब्लेसिंग के लिए विश्ड इच्छा की, प्रेड प्रार्थना की, ब्लेसेड आशीर्वाद दिया। जैसे शब्दों का उपयोग होता है। अभिशाप कर्स और कुज के लिए कर्स्ड अभिशाप दिया का उपयोग होता है। कनेक्टर कनेक्टर रिपोर्टेड स्पीच को पेश करने के लिए आमतौर पर कंजंक्शन दैट की का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसे कभी-कभी अनौपचारिक संदर्भों में छोड़ा जा सकता है, फिर भी इसे शामिल करना व्याकरणिक रूप से मानक माना जाता है। मोडल वर्ब में परिवर्तन, मोडल चेंज, मोडल वर्ब में यदि मौजूद हो, आमतौर पर इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में बदल जाती है। वाक्य संरचना में परिवर्तन, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज। डायरेक्ट स्पीच का इच्छावाचक भाव ऑप्टेटिव मूड, जो कभी-कभी प्रश्न या विस्मयादिबोधक जैसा दिख सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच में एक कथनात्मक वाक्य असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। इसका मतलब है कि विषय क्रिया से पहले आता है। विस्मयादिबोधक चिह्न या प्रश्न चिह्न, जो जोर देने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को पूर्ण विराम से बदल दिया जाता है। सर्वनाम समय और स्थान में परिवर्तन, प्रोनाउन टाइम एंड प्लेस चेंजेस। सर्वनाम प्रोनाउंस समय, टाइम और स्थान प्लेस के क्रिया विशेषण से संबंधित ये सभी परिवर्तन अन्य प्रकार के वाक्यों की तरह ही मानक नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ उदाहरण देखेंगे। हमने पहले ही नियमों को विस्तार से समझ लिया है, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टर दैट और में से माइट में परिवर्तन। पहला उदाहरण डायरेक्ट, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा आप दीर्घायु हों। इनडायरेक्ट, ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं दीर्घायु हो। यहां सेड को विश्ड में बदल दिया गया है क्योंकि यह एक इच्छा है। दैट कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। यू बदलकर आई हो गया है और मे बदलकर माइट हो गया है, जो आई के बाद आया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। दूसरा उदाहरण डायरेक्ट, द ओल्ड वुमन सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा भगवान तुम्हारा भला करें। इनडायरेक्ट, द ओल्ड वुमन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, बूढ़ी औरत ने प्रार्थना की कि भगवान मेरा भला करें। इस उदाहरण में सेड टू मी को प्रेड में बदला गया है क्योंकि यह एक प्रार्थना है। दैट कनेक्टर है, गॉड सब्जेक्ट है और मे बदलकर माइट हो गया है, यू बदलकर मी हो गया है। तीसरा उदाहरण डायरेक्ट, माई मदर सेड मे यू सक्सीड इन योर एग्जाम्स, मेरी मां ने कहा तुम अपनी परीक्षाओं में सफल हो। इनडायरेक्ट, माई मदर विश दैट आई माइट सक्सीड इन माई एग्जाम्स, मेरी मां ने इच्छा की कि मैं अपनी परीक्षाओं में सफल हो। यहां सेड को विश्ड में बदला गया है। दैट कनेक्टर है, यू बदलकर आई हो गया है और योर बदलकर माई हो गया है, मे बदलकर माइट हो गया है। चौथा उदाहरण डायरेक्ट, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग, उन्होंने कहा राजा अमर रहे, जिसका अर्थ है राजा दीर्घायु हों। इनडायरेक्ट, दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, उन्होंने प्रार्थना की कि राजा दीर्घायु हों। इस उदाहरण में सेड को प्रेड में बदला गया है क्योंकि यह एक शुभ इच्छा या प्रार्थना है। लॉन्ग लिव द किंग को दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग में बदला गया है, जो मे के निहित अर्थ को स्पष्ट करता है। वैकल्पिक, दे विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, उन्होंने इच्छा की कि राजा दीर्घायु हों। विश्ड का उपयोग भी किया जा सकता है क्योंकि यह भी एक
तीव्र इच्छा को व्यक्त करता है। कर्सेस, डायरेक्ट, द विच सेड, मे यू रॉट इन हेल, चुड़ैल ने कहा, तुम नरक में सड़ो। इनडायरेक्ट, द विच कर्स्ड दैट ही माइट रॉट इन हेल, चुड़ैल ने अभिशाप दिया कि वह नरक में सड़ जाए। यहां सेड को कर्स्ड, अभिशाप दिया, में बदल दिया गया है क्योंकि यह एक अभिशाप है। दैट कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। यू बदलकर ही हो गया है और में बदलकर माइट हो गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया। डायरेक्ट, ही सेड, मे यू फेल मिजरेबली, उसने कहा, तुम बुरी तरह असफल हो जाओ। इनडायरेक्ट, ही कर्स्ड दैट आई माइट फेल मिजरेबली, उसने अभिशाप दिया कि मैं बुरी तरह असफल हो जाऊं। इस उदाहरण में सेड को कर्स्ड में बदला गया है। दैट कनेक्टर है। यू बदलकर आई हो गया है और मे बदलकर माइट हो गया है। इंप्लाइड विशेस, प्रेयर्स। डायरेक्ट, ही सेड, ओह फॉर अ कप ऑफ कॉफी, उसने कहा, ओह एक कप कॉफी मिल जाए। इनडायरेक्ट, ही विश्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, उसने एक कप कॉफी की इच्छा की। यहां यह दैट क्लॉज वाला वाक्य नहीं है, बल्कि इच्छा की सीधी अभिव्यक्ति है। सेड को विश्ड फॉर में बदल दिया गया है क्योंकि ओ फॉर अ कप ऑफ कॉफी एक तीव्र इच्छा को दर्शाता है। इसमें कोई दैट कनेक्टर नहीं लगा, बल्कि सीधे क्रिया विश्ड के साथ फॉर का प्रयोग करके इच्छा को व्यक्त किया गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के नियमों को गहराई से समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एक ऐसी क्रिया से बदल दिया जाता है जो विशिष्ट भावना को व्यक्त करती है। अक्सर इसके बाद एक क्रिया विशेषण वाक्यांश एडवर्बियल फ्रेज आता है। सामान्य विस्मयादिबोधक जनरल एक्सक्लेमेशन के लिए एक्सक्लेम्ड, विस्मय व्यक्त किया, क्राइड आउट, चिल्लाया, रिमार्क्ड, टिप्पणी की का उपयोग होता है। खुशी, प्रसन्नता, जॉय, डिलाइट के एक्सक्लेम्ड विद जॉय, डिलाइट, खुशी, प्रसन्नता से विस्मय व्यक्त किया। एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, प्रसन्नता पूर्वक विस्मय व्यक्त किया। शाउटेड विद ग्ली, खुशी से चिल्लाया का उपयोग होता है। दुख, दर्द, सॉरो, पेन के लिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ग्रीफ, दुख, शोक से विस्मय व्यक्त किया। क्राइड आउट इन पेन, डिस्ट्रेस, दर्द, पीड़ा में चिल्लाया। वेप्ट, विलाप किया का उपयोग होता है। आश्चर्य, विस्मय, सरप्राइज, वंडर के लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वंडर, आश्चर्य, विस्मय से विस्मय व्यक्त किया। वंडर्ड, आश्चर्य किया का उपयोग होता है। क्रोध, एंगर के लिए एक्सक्लेम्ड एंग्रिली, गुस्से से विस्मय व्यक्त किया। शाउटेड इन एंगर, गुस्से में चिल्लाया। क्राइड आउट इन रेज, आक्रोश में चिल्लाया का उपयोग होता है। अनुमोदन, प्रशंसा, अप्रूवल, एडमिरेशन के लिए एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, प्रशंसा से विस्मय व्यक्त किया। अपलॉडेड, प्रशंसा की। प्रेज्ड, तारीफ की का उपयोग होता है। घृणा, कंटेम्प्ट के लिए एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, घृणा से विस्मय व्यक्त किया। स्कॉफ्ड, उपहास किया का उपयोग होता है। कनेक्टर, रिपोर्टेड स्पीच को पेश करने के लिए आमतौर पर कंजंक्शन दैट का उपयोग किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज। डायरेक्ट स्पीच का विस्मयादिबोधक। वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में एक कथनात्मक वाक्य असर्टिव सेंटेंस यानी एक सामान्य कथन के रूप में बदल जाता है।
इसका मतलब है वाक्य में विषय क्रिया से पहले आता है। वॉट या हाउ जैसे शब्द जब विस्मयादिबोधक क्रिया विशेषण या विशेषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं, अक्सर वेरी, बहुत, ग्रेट, महान या वेरी मच, बहुत अधिक जैसे शब्दों से बदल दिए जाते हैं ताकि भावना की तीव्रता बनी रहे। वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह को एक पूर्ण विराम से बदल दिया जाता है। विस्मयादिबोधक शब्दों का लोप, मिशन ऑफ इंटरजेक्शंस, ओ, आ, अलास, हुर्रा, ब्रावो जैसे विस्मयादिबोधक शब्दों, इंटरजेक्शंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया जाता है। उनके अर्थ को रिपोर्टिंग वर्ब या साथ के क्रिया विशेषण वाक्यांश के चुनाव से व्यक्त किया जाता है। काल, सर्वनाम, समय और स्थान में परिवर्तन, टेंस, प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस चेंजेस। काल, टेंस, सर्वनाम, प्रोनाउंस और समय, टाइम व स्थान, प्लेस के क्रिया विशेषण से संबंधित ये सभी परिवर्तन अन्य प्रकार के वाक्यों की तरह ही मानक नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ उदाहरण देखेंगे। एक्सप्रेसिंग जॉय, डिलाइट, अप्रूवल। डायरेक्ट, ही सेड, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। उसने कहा, हुर्रा, हमने मैच जीत लिया। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। उसने खुशी से कहा कि उन्होंने मैच जीत लिया था। यहां सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दिया गया है क्योंकि हुर्रा खुशी व्यक्त करता है। हुर्रा इंटरजेक्शन को दिया गया है। दैट कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। वी बदलकर दे हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट हैव वॉन बदलकर पास्ट परफेक्ट हैड वॉन हो गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। डायरेक्ट, दे सेड, ब्रावो, यू हैव डन वेल। उन्होंने कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया है। इनडायरेक्ट, दे अपलॉडेड हिम एंड एक्सक्लेम्ड दैट ही हैड डन वेल। उन्होंने उसकी प्रशंसा की और कहा कि उसने अच्छा किया था। यहां सेड को अपलॉडेड हिम एंड एक्सक्लेम्ड में बदल दिया गया है जो प्रशंसा और विस्मय दोनों को दर्शाता है। ब्रावो इंटरजेक्शन को हटा दिया गया है। दैट कनेक्टर है। यू बदलकर ही हो गया है और प्रेजेंट परफेक्ट हैव डन बदलकर पास्ट परफेक्ट हैड डन हो गया है। वैकल्पिक, दे प्रेज्ड हिम फॉर हैविंग डन वेल। उन्होंने अच्छा काम करने के लिए उसकी प्रशंसा की। यह भी एक स्वीकार्य तरीका है जहां प्रेज्ड का उपयोग किया गया है। एक्सप्रेसिंग सॉरो, ग्रीफ। डायरेक्ट, शी सेड, अलास, आई एम अनडन। उसने कहा, हाय, मैं बर्बाद हो गई। इनडायरेक्ट, शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वॉज अनडन। उसने दुख से कहा कि वह बर्बाद हो गई थी। यहां सेड को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो में बदल दिया गया है क्योंकि अलास दुख व्यक्त करता है। अलास इंटरजेक्शन को हटा दिया गया है। दैट कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। आई बदलकर शी हो गया है और प्रेजेंट सिंपल एम बदलकर पास्ट सिंपल वॉज हो गया है। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, वंडर यूजिंग व्हाट और हाउ। डायरेक्ट, ही सेड, व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर। उसने कहा, कितना सुंदर फूल है। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर। उसने विस्मय व्यक्त किया कि वह एक बहुत सुंदर फूल था। यहां सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया गया है। वॉटा को अ वेरी में बदल दिया गया है क्योंकि यह आश्चर्य और तीव्रता को दर्शाता है। वाक्य को कथनात्मक रूप दिया गया है और इट वॉज जोड़ा गया है। वैकल्पिक, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फ्लावर।
उसने आश्चर्य से कहा कि वह एक बहुत सुंदर फूल था। यहां एक्सक्लेम्ड विद वंडर का उपयोग करके सरप्राइज वंडर की भावना को और स्पष्ट किया गया है। डायरेक्ट, शी सेड, हाउ वेल ही सिंग्स। उसने कहा, वह कितना अच्छा गाता है। इनडायरेक्ट, शी एक्सक्लेम दैट ही सैंग वेरी वेल। उसने विस्मय व्यक्त किया कि वह बहुत अच्छा गाता था। यहां सेड को एक्सक्लेम्ड में बदला गया है। हाउ वेल को वेरी वेल में बदल दिया गया है, जो तीव्रता को दर्शाता है। प्रेजेंट सिंपल सिंग्स बदलकर पास्ट सिंपल सैंग हो गया है। डायरेक्ट, ही सेड, ओह व्हाट अ फूल आई हैव बीन। उसने कहा, ओह मैं कितना मूर्ख रहा हूं। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल। उसने पछतावे से कहा कि वह एक बहुत बड़ा मूर्ख रहा था। यहां सेड को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, पछतावे से विस्मय व्यक्त किया, में बदल दिया गया है, जो ओ और वाक्य की भावना को दर्शाता है। ओ इंटरजेक्शन को हटा दिया गया है। वॉट अ फूल को अ ग्रेट फूल में बदला गया है और वाक्य को कथनात्मक बनाया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन बदलकर पास्ट परफेक्ट हैड बीन हो गया है। आई बदलकर ही हो गया है। एक्सप्रेसिंग अदर इमोशंस। डायरेक्ट, ही सेड, ओह नो आई मिस द बस। उसने कहा, ओह नहीं, मेरी बस छूट गई। इनडायरेक्ट, ही एक्सक्लेम्ड इन डिसमे दैट ही हैड मिस्ड द बस। उसने निराशा से कहा कि उसकी बस छूट गई थी। यहां सैड को एक्सक्लेम्ड इन डिसमे, निराशा से विस्मय व्यक्त किया, में बदल दिया गया है, जो ओ नो की भावना को दर्शाता है। ओ नो इंटरजेक्शन को हटा दिया गया है। दैट कनेक्टर के रूप में उपयोग हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट मिस्ड, जिसका परिणाम वर्तमान में है, बदलकर पास्ट परफेक्ट हैड मिस्ड हो गया है। आई बदलकर ही हो गया है। डायरेक्ट, द क्राउड शाउटेड, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। भीड़ ने चिल्लाया, क्रांति अमर रहे। इनडायरेक्ट, द क्राउड शाउटेड दैट द रेवोल्यूशन माइट लिव लॉन्ग। भीड़ ने चिल्लाकर कहा कि क्रांति दीर्घायु हो। इस उदाहरण में शाउटेड रिपोर्टिंग वर्ब है। हालांकि यह वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, इसका अंतर्निहित अर्थ एक इच्छा या प्रार्थना का है। मे द रेवोल्यूशन लिव लॉन्ग। इसलिए दैट कनेक्टर का उपयोग किया गया है और माइट लिव लॉन्ग का उपयोग किया गया है, जो ऑप्टेटिव वाक्यों में मे से माइट में परिवर्तन को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपने प्रश्न या सुझाव हमें बताएं। आपका समर्थन हमें और भी उपयोगी सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है।